हेलो स्टूडेंट्स, गुडविल क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट क्लास 11th का ये चैप्टर नंबर हम सेकंड कर रहे थे, ठीक है। और इसमें हम लोग एक पार्ट ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं जिसके अंदर हमने समझा था कि मीनिंग ऑफ गैप क्या है। GAAP जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स थे, इसके बारे में हमने थ्योरी को डिस्कस किया था और कुछ हमारी बेसिक एग्जम्पन्स थी, फंडामेंटल बेसिक एग्जम्पन, उनको भी हमने किया था। तो आप लोगों को वो एक बार जरूर देख लेना है। उसके बाद हम आ जाते हैं अपने पार्ट नंबर सेकंड पर, जिसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं अकाउंटिंग के कुछ प्रिंसिपल्स। अब आप लोगों को देखिए, आप कभी जब भी स्कूल में जाते हैं तो आपने देखा होगा कुछ स्कूल के हमारे कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, यानी कुछ रूल्स होते हैं, और वो रूल्स हम लोगों को फॉलो करने चाहिए, ठीक है। फॉलो करने होते हैं और करने भी चाहिए। इसी तरीके से आप कहीं मतलब हॉस्पिटल जाते हैं या किसी भी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन कहीं पर भी जाते हैं तो आपने देखा होगा कि हर जगह के कुछ ना कुछ रूल्स होते हैं, कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, और वो रूल्स या प्रिंसिपल हम लोगों को फॉलो करने होते हैं। अब सबसे बेस्ट एग्जांपल हम लोगों के लिए स्कूल का ही रहेगा, क्योंकि स्कूल लेवल का ये टॉपिक चल रहा है, क्लास 11th का। अब स्कूल्स में आप देखिए कि रूल्स क्या होता है कि मॉर्निंग में हम जाते हैं, प्रेयर होती है, उसके बाद हम सभी स्टूडेंट के लिए एक रूल है कि हमको यूनिफॉर्म में ही आना है, ठीक है। एक रूल है कि हमें टाइम पर ही आना है, हमें अपना होमवर्क कंप्लीट रखना है। तो इस तरीके से जो वो रूल्स होते हैं, ऐसे ही आप ये मान लीजिए जब हम अकाउंटिंग कर रहे हैं तो अकाउंटिंग एक ये ऐसा सब्जेक्ट है, ठीक है। तो क्या आपको नहीं लगता कि उसके कुछ रूल्स होंगे? तो जो रूल्स वहाँ पर होते हैं, इसी तरीके के रूल्स हम लोगों को अपने अकाउंटिंग में भी पढ़ने हैं। अब जैसा कि आपने समझा कि स्कूल्स में यूनिफॉर्म है, तो जब हम कोई रूल फॉलो कर रहे हैं तो उसके कुछ बेनिफिट तो होंगे ही। तो अकाउंटिंग में जब हम ये पढ़ रहे हैं कुछ अपने प्रिंसिपल्स, तो उनको फॉलो अगर हम कर रहे हैं तो उसके हमारे लिए कुछ बेनिफिट भी रहेंगे, राइट। तो सबसे पहला हमारा अकाउंटिंग जो प्रिंसिपल है वो है अकाउंटिंग एंटिटी। ये प्रिंसिपल हमें बताता है कि बिजनेस, जो भी हमारा बिजनेस है, वो एक सेपरेट एंटिटी है, वो एक सेपरेट ऑर्गेनाइजेशन है। उसका एग्जिस्टेंस अपने ओनर से अलग है। अपने जो ओनर है, ठीक है, जो एक बिजनेस है उसका ओनर से एग्जिस्टेंस अलग है, ठीक है, या एम्प्लॉय से एग्जिस्टेंस उसका अलग है। तो यही इसका बेसिक एक प्रिंसिपल है यहाँ पर। जैसे कि ये एक XYZ कोई भी बिजनेस है, ऐसा। ये थ्योरी चैप्टर नंबर 1 में भी मैंने इस बारे में थोड़ा सा आपको डिस्कशन कर दिया था इस बारे में, और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कि ये कोई भी एक बिजनेस एंटिटी है। एंटिटी यहाँ पर इसी को कहा गया है, एक बिजनेस को, और इस बिजनेस का एग्जिस्टेंस इसके ऑनर से अलग होता है। ऑनर का कोई भी नाम हो सकता है, फिलहाल हमने लिखा ऑनर। और आप लोगों को तो अपने आप को अकाउंटेंट ही मानना है, ठीक है। फिलहाल पूरा का पूरा फोकस किसकी पे हो रहा है? एंटिटी पर, कि बिजनेस एंटिटी क्या होती है, अपने ओनर से क्या होती है, बिल्कुल अलग होती है। और जो अकाउंटिंग यहाँ पर करनी है हम लोगों को, जो भी अकाउंटिंग है, ये तो अकाउंटेंट है, ये एक पर्सन है अकाउंटेंट, ओनर भी एक पर्सन है। और अकाउंटेंट क्या करेगा? इस बिजनेस की क्या परफॉर्मेंस है वो सारे अकाउंट्स यहाँ पर बना करके लिखेगा। और वो जो अकाउंट्स होंगे वो ओनर के अकाउंट नहीं है, वो अकाउंटेंट के अकाउंट नहीं है, वो इस बिजनेस के सभी अकाउंट्स हैं, इस बिजनेस की सभी डिटेल्स हैं, ठीक है। ये बहुत ही बेसिक चीज़ है। अगर आप इस चीज़ को समझते हुए चलते हैं तो आगे प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होती है, क्योंकि कई लोगों को ऐसा लगता है कि बिजनेस है और ऑनर है वो एक ही चीज़ है। नहीं, बिजनेस आपको अलग लेना है, ऑनर अलग लेना है, अकाउंटेंट, इनको सेपरेट रखें, आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो आगे कंटिन्यू करते हैं कि अकाउंटिंग एंटिटी क्या है। एन एंटिटी हैज़ अ सेपरेट एग्जिस्टेंस। एक एंटिटी का सेपरेट एग्जिस्टेंस होता है फ्रॉम इट्स ऑनर, अपने ऑनर से सेपरेट है। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग बिजनेस इज ट्रीटेड एज एंटिटी। बिजनेस को एक अलग इकाई माना जाता है, विच इज सेपरेट एंड डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट्स ऑनर, जो कि सेपरेट है और अपने ऑनर से अलग है, इसका अस्तित्व अलग है। देयरफॉर द ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड, इसलिए जो भी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड की जाती है एंड एनालाइज की जाती है
एंड द फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बिजनेस एंड नॉट टू द ऑनर। इसलिए जब कोई भी ट्रांजेक्शन हम करते हैं वो पॉइंट ऑफ व्यू किसकी होती है, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से एंट्री की जाती है। ठीक है, एक ऑनर के पॉइंट ऑफ व्यू से एंट्री नहीं की जाती है, बिजनेस के नाम से ही सारी एंट्री होती है। ठीक है, कोई भी हम बैलेंस शीट बना रहे हैं तो किसकी बैलेंस शीट है, वो कंपनी की है, ओनर की नहीं है। कोई भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अगर हमने बनाया है तो कंपनी का है, बैंक अकाउंट बनाया है तो कंपनी के अंदर जो बैंक अकाउंट है कंपनी से रिलेटेड है, फर्नीचर अकाउंट है तो कंपनी का फर्नीचर अकाउंट है। ठीक है, आप समझ गए होंगे XYZ जितने भी अकाउंटेंट अकाउंट बना रहा है वो कंपनी के बनाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्या लिखा है, द ओनर इज ट्रीटेड एज क्रेडिटर। जो ओनर है उसको एक क्रेडिटर मानना है। कैसे मानना है वो देख लेते हैं। फॉर हिज इन्वेस्टमेंट, ऐसा मानना है कि इस ओनर ने जितना भी अमाउंट इस कंपनी में लगाया है, से ₹1 लाख का अमाउंट इसने इन्वेस्ट किया इस कंपनी में। अब इस कंपनी को क्या करना है, इस बिजनेस को क्या करना है, ये अमाउंट रिटर्न करना है, वापसी करना है। तो इसलिए कहा जाता है कि ये एक बिजनेस की लायबिलिटी है कि ये अमाउंट इसको वापसी करना है। एक ये इसके लिए क्रेडिटर है। क्रेडिटर आपको बताया गया था क्या होता है कि एक क्रेडिटर एक लायबिलिटी होती है, तो इंटरनल क्रेडिटर कहा जा सकता है, यहाँ पर का इंटरनल लायबिलिटी है फॉर हिज इन्वेस्टमेंट। ठीक है, इन द बिजनेस टू द एक्सटेंट ऑफ द कैपिटल इन्वेस्टेड बाय हिम। जितना भी कैपिटल, एक अमाउंट जो इन्वेस्ट किया है मालिक ने, उसको कैपिटल का है। ठीक है, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज ट्रीटेड एज एक्सपेंस। और अब आपको ये भी पता होगा कि जितना पैसा इसने इसको यहाँ पर लगाया है ना, तो इस ओनर को राइट है कि वो वहाँ से अपने बिजनेस से क्या ले सकता है, इंटरेस्ट, राइट। तो उसको इंटरेस्ट भी मिलेगा बिजनेस से, अगर ऐसा कुछ उन्होंने एग्रीमेंट है, ऐसा कुछ है पहले से ही, राइट। ठीक है, कि उसको लेना है तो इंटरेस्ट भी मिलेगा उसको, बिजनेस जितना भी उसने इन्वेस्ट किया है तो वो एक्सपेंस माना जाता है अगर वो इंटरेस्ट ले रहा है। सो हिज प्राइवेट एक्सपेंसेस आर ट्रीटेड एज ड्राइंग। उसके जो भी प्राइवेट एक्सपेंसेस हैं उसको क्या, जो भी वो प्राइवेट एक्सपेंस करता है यहाँ से, अगर मालिक ने पर्सनल यूज़ के लिए अमाउंट निकाला है तो इस बारे में डिस्कशन हुई थी चैप्टर नंबर 1 में। इसलिए कहा गया कि सारे टॉपिक आपको सीरीज़ देखनी है एक से एक के बाद एक, राइट। तो प्राइवेट एक्सपेंस जितने भी वो करेगा वो ड्राइंग होता है, लीडिंग टू द रिडक्शन इन कैपिटल। और इस तरीके की जो भी ड्राइंग होती है वो कैपिटल में से माइनस कर दी जाती है। सपोज 1 लाख रुपीज़ ने इन्वेस्ट किया और 10,000 पर्सनल यूज़ के लिए निकाल लिया तो 90,000 रुपीज़ का अमाउंट बैलेंस बच गया है। अब आ जाएंगे पॉइंट नंबर 2, मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। ये हमारा सेकंड कंसेप्ट है, ये हमारा सेकंड प्रिंसिपल है। ठीक है, यानी रूल है। ये रूल हमें, कंसेप्ट हमें ध्यान रखना है। क्या है, मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल। तो ये प्रिंसिपल हमें ये बताता है, ठीक है, क्या बताता है, ये प्रिंसिपल हमें ये बताता है यहाँ पर कि बिजनेस के अंदर सभी ट्रांजैक्शन जो होती हैं वो मॉनेटरी टर्म्स में होती हैं। ठीक है, ये प्रिंसिपल ये बताता है हमें, बिजनेस के अंदर हम कोई भी एंट्री करेंगे वो तभी बिजनेस के अंदर एंट्री कर पाएंगे हम जब वो रिलेटेड टू मनी है। अगर कोई भी ट्रांजैक्शन हमारी रिलेटेड टू मनी नहीं है, इट मीन्स हम उसको अपने बिजनेस में एंटर नहीं कर सकते हैं। तो ये ट्रांजैक्शन इसी से, इसलिए नाम से पता चल रहा है मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल वो यही है। सो अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल ओनली दोज ट्रांजैक्शंस दैट आर मेजर्ड इन मनी, ठीक है, जो मनी में कन्वर्ट होती हैं, कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी, जिनको मनी के टर्म्स में कन्वर्ट किया जा सकता है, आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, उनको ही बुक्स ऑफ अकाउंट में लिखा जाएगा। ठीक है, ऑफ द एंटरप्राइज, एंटरप्राइज मतलब बिजनेस। नॉन मॉनेटरी इवेंट्स होंगे जो मनी से रिलेटेड नहीं है। कई इवेंट ऐसे भी होते हैं जो मनी से रिलेटेड नहीं है, और अगर जिनको मनी में आप कन्वर्ट कर सकते हैं तो डेफिनेटली उनको कंपनी की अकाउंट्स बुक में लिखा जाएगा। कुछ इवेंट ऐसे होते हैं जिनको हम नहीं मनी में कन्वर्ट कर सकते हैं, लाइक डेथ ऑफ एनी एम्प्लॉय, किसी एम्प्लॉय की डेथ हो जाती है, मैनेजर की डेथ हो जाती है, तो उसको हम मनी में नहीं कन्वर्ट कर सकते हैं, तो हम उसको क्या करेंगे, नहीं लिख पाएंगे, राइट। ऐसा कोई स्ट्राइक हो रही है, आपको पता है स्ट्राइक हो जाती है जब कोई, और स्ट्राइक होने पर आपको पता है कि बिजनेस को लॉस होगा, ये डेफिनेटली कन्फर्म्ड है कि लॉस, इस तरीके की स्ट्राइक्स होती है तो बिजनेस लॉस में जाता है।
तो उस तरीके के लॉस को अगर हम मनी में नहीं कन्वर्ट कर पा रहे तो नहीं लिख पाते हैं उसको। कोई डिस्प्यूट्स चल रहा है तो डिस्प्यूट्स होते हैं, लॉस तो होगा ही, लेकिन इस तरीके के लॉस हम नहीं दिखा पाते बिकॉज हम मॉनेटरी टर्म्स में उसको कन्वर्ट नहीं कर पा रहे इस तरीके के लॉसेस को। आर नॉट रिकॉर्डेड एट ऑल, इसलिए नहीं लिखा जाता है। इवन दो दोज ऑल्सो इफेक्ट द बिजनेस ऑपरेशन सिग्निफिकेंटली, ये बताता है कि जबकि इस तरीके के ये जो एक्टिविटीज़ हैं इनसे हमारे क्या होते हैं, बिजनेस को लॉस होता है, लेकिन फिर भी हम अपने बिजनेस में इस तरीके के लॉस को नहीं दिखा पाते हैं बिकॉज हम इनको मॉनेटरी टर्म्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं हम लिमिटेशंस पर। लिमिटेशन मतलब ये जो हमारा मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल था, ठीक है, ये रूल तो है हमारे लिए, एक मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल तो है कि अकाउंटिंग मनी पर प्रिंसिपल पे वर्क करता है, बट इसके कुछ लिमिटेशंस भी हैं, कुछ इस प्रिंसिपल्स की कमियां भी हैं। ठीक है, तो जो कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, रूल होते हैं, उनके फ़ायदे भी होते हैं और हर चीज़ का कुछ नुकसान भी होता है, तो इसलिए यहाँ पर इसका नुकसान भी बताया है कि इस प्रिंसिपल की कुछ कमियां भी हैं, वो क्या है वो देखते हैं। इट इग्नोर्स द क्वालिटेटिव एस्पेक्ट, अब ये मनी पे काम करता है लेकिन कुछ क्वालिटी वाली चीज़ों को ये इग्नोर कर देता है। जैसे स्टाफ इतना अच्छा वर्क कर रहा है कि स्टाफ वर्क नहीं कर रहा है, तो लेकिन उसको कुछ अकाउंट्स को कुछ मतलब नहीं है उन चीज़ों से, ठीक है, क्योंकि वो मनी मैटर पे कंसल्ट करते हैं। सो एफिशिएंट ह्यूमन रिसोर्सेज है हमारे पास, ह्यूमन रिसोर्सेज बहुत अच्छा है, ठीक है, वो हमारी एसेट्स हैं। कस्टमर्स हैं हमारे, डिसऑनेस्ट एम्प्लॉय है, उनसे लॉस भी होता है, डिसऑनेस्ट होंगे, लेकिन इस तरीके की नेचर, ठीक है, ऑनेस्ट डिसऑनेस्ट नेचर से अकाउंट्स पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तो इसलिए इन चीज़ों को क्या किया जाता है, इग्नोर किया जाता है, तो ये एक लिमिटेशन हो जाती है। सेकंड नंबर पे लिखा है वैल्यू ऑफ मनी इज़ नॉट स्टेबल। अब आपको ये पता है कि हम मनी मेजरमेंट करते हैं अकाउंटिंग करने के लिए, बट अब कोई हमने एसेट्स परचेज की थी, उसकी वैल्यू थी 20,000, बट इन फ्यूचर उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। ठीक है, एसेट्स की वैल्यू क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। एसेट्स क्या होता है, वैल्यू कई बार बढ़ भी जाती हैं, ठीक है, और घटती भी हैं। जैसे लैंड है तो लैंड तो मोस्टली इंक्रीज़ होता है, और कई एसेट्स होती हैं जैसे कोई भी व्हीकल है या फिर कंप्यूटर है, तो इलेक्ट्रॉनिक आइटम की वैल्यू क्या हो जाती है, घट जाती है। तो मनी तो क्या है, तो क्या है, वैल्यू ऑफ मनी इज़ नॉट स्टेबल। और आप ये देखते हैं कि मनी की जो वैल्यू रहती है ना, मनी की पावर, वो भी हमेशा स्टेबल नहीं रहती, वो चेंज होती रहती है। ठीक है, मनी की पावर भी, तो इसलिए क्या है, जबकि मनी को हमने क्या माना है यहाँ पर, एक मेजरमेंट माना था, तो ये एक उसका डीमेरिट्स है, लिमिटेशन है। टू मेक अकाउंटिंग रिकॉर्ड सिंपल, हम अपने अकाउंटिंग रिकॉर्ड को सिंपल बनाना चाहते हैं, ठीक है, रेलिवेंट और अंडरस्टैंडेबल चाहते हैं कि वो रहे, तो होमोजीनियस रहे, फैक्ट्स आर एक्सप्लेन इन द कॉमन यूनिट, इसलिए हमने एक कॉमन यूनिट जो ली है वो मेजरमेंट ऑफ मनी ली है, जो कि स्टेबल नहीं है, तो एक तरीके से यहाँ पर उसका एक डीमेरिट है। जबकि ये मेरिट है कि हम चाहते हैं कि होमोजीनियस रहे, अकाउंटेंसी में अकाउंटेंसी हमारी होमोजीनियस रहे और अंडरस्टैंडेबल रहे, रेलिवेंट रहे, सिंपल रहे, लेकिन क्या कर सकते हैं जब हमारी मनी क्या है, स्टेबल ही नहीं है, क्योंकि मनी की वैल्यू क्या आपको पता ही है कि मनी की जो पावर है वो घटती बढ़ती रहती है। ठीक है, तो आ जाते हैं पॉइंट नंबर 3 पर। नाउ पॉइंट नंबर 3 इज़ अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल। ठीक है, अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल, जब हम अकाउंटेंसी करते हैं तो एक रूल, एक प्रिंसिपल, ठीक है, एक कंसेप्ट हमारे पास ये भी है कि हम एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए अकाउंटिंग करते हैं। तो कौन सा टाइम होता है, टाइम पीरियड, हम एक साल के लिए अकाउंटिंग पीरियड करते हैं। ठीक है, और ये रूल हमारे स्कूल्स में भी है, क्योंकि जब हम स्कूलों में अपना पढ़ने जाते हैं तो हमारे लिए हर एक ईयर हमारे लिए एक क्लास में डिवाइडेड है, जैसे कि क्लास 11, क्लास 12, जो कि एक 1 ईयर किया है, और उस 1 ईयर को लेकर के ही हम अपनी परफॉर्मेंस चेक कर सकते हैं, और हर एक 1 ईयर के अंदर हम अपना एग्ज़ाम देते हैं, अपना कोर्स कवर करते हैं। ठीक है, तो वहाँ पर भी एक ये रूल है हमारे लिए एजुकेशन में कि हमारा ईयर डिवाइडेड है। सिमिलरली अकाउंटिंग में भी क्या है, हम जो अकाउंटिंग करते हैं ना, वो एक पर्टिकुलर ईयर के लिए करते हैं। अब ईयर कौन सा है, ईयर होता है वैसे फाइनेंशियल ईयर भी होता है, कैलेंडर ईयर भी होता है। कैलेंडर ईयर हमारा जनवरी से लेकर दिसंबर तक होता है, ध्यान दीजिए, और उसके बाद फाइनेंशियल ईयर होता है जो कि 1 अप्रैल से स्टार्ट होकर 31 मार्च तक होता है। तो वो कोई भी होगा, वो बुक में आपको जो भी न्यूमेरिकल रहेगा या उसमें आपको बता दिया जाएगा। फिलहाल हम बात कर रहे हैं कि अभी हमारा ईयर जो चल रहा है वो ईयर हमारा कौन सा है, 2023 है।
अब जो आने वाला ईयर है हमारा वो 2024 होगा, जो हमारा क्या होगा, फ्यूचर रहेगा, और हमारा जो पास्ट है वो हमारा प्रीवियस ईयर है, और ये हमारा अपकमिंग ईयर होगा। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग क्या है, द लाइफ ऑफ एन एंटरप्राइज इज डिवाइडेड इनटू द स्मॉलर पीरियड। हमारी जो लाइफ है अकाउंट की वो डिवाइड करती जाएगी स्मॉलर पीरियड्स में, सो दैट इट्स परफॉर्मेंस कैन बी मेजर्ड एट रेगुलर इंटरवल, जिससे कि हमारा जो परफॉर्मेंस है बिजनेस की परफॉर्मेंस वो रेगुलर इंटरवल में चेक की जा सके। जैसे कि 22 में क्या परफॉर्मेंस, 23 में, 24 में। दीज स्मॉलर पीरियड आर कॉल्ड, इन्हीं पीरियड्स को हम क्या कहते हैं, अकाउंटिंग पीरियड हम इसको कहते हैं, राइट। अब क्या लिखा है उसके बाद, अकाउंटिंग पीरियड इज डिफाइंड एज इंटरवल। ये जो अकाउंटिंग पीरियड हमारे हैं इसको हमने इंटरवल ऑफ टाइम का है, एट द एंड ऑफ विच द प्रॉफिट और लॉस इज कैलकुलेटेड, ठीक है। और अकाउंटिंग हम बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं सो दैट द परफॉर्मेंस इज मेजर्ड एट रेगुलर इंटरवल एंड डिसीजन कैन बी टेकन द अप्रोप्रिएट टाइम, और अकाउंटिंग इज यूजुअली अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। तो हम ये इसलिए डिवाइड करते हैं जिससे कि हम अपने बिजनेस की परफॉर्मेंस को चेक कर पाएँ, अपना प्रॉफिट एंड लॉस एक्यूरेट निकाल पाएँ, बैलेंस शीट की पोजीशन अच्छी कैलकुलेट कर पाएँ, और हमारे इसी अकाउंटिंग पीरियड को यूजुअली कितने टाइम के लिए लिया जाता है, 1 ईयर का लिया जाता है। तो बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में लिखा था। अब आ जाते हैं इसी से कुछ रिलेटेड पॉइंट्स जो हमारे पास दिए हुए हैं। फर्स्ट नंबर पर दिया है क्या, दिस एग्जेम्पशन, यानी ये जो प्रिंसिपल है, रिक्वायर्ड दैट द एलोकेशन ऑफ एक्सपेंसेस बिटवीन कैपिटल एंड रिवेन्यू। देखो ये इसी पॉइंट की वजह से, ये जो पॉइंट है हमारा, ठीक है, अकाउंटिंग पीरियड वाला, तो इसी की वजह से क्या होता है, हम लोग डिवाइड करते हैं अपने एक्सपेंसेस को 2 पार्ट्स में, ठीक है। पहला एक्सपेंसेस को करते हैं रिवेन्यू एक्सपेंडिचर या कैपिटल, इसके बारे में डिस्कस किया था अभी चैप्टर नंबर 1 में। देखिए कुछ एक्सपेंसेस होते हैं रिवेन्यू एक्सपेंडिचर जो हमारे उसी साल के होते हैं, ठीक है। तो ये इसी कंसेप्ट पे, अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट पे काम करता है कि जो खर्चे हमारे रिवेन्यू नेचर के हैं, ठीक है, जो विद इन 1 ईयर हम यूज़ कर लेंगे वो उसी साल में आ जाएंगे, जो कैपिटल नेचर के होते हैं वो आगे साल में चले जाएंगे। और ऐसा तभी पॉसिबल है जब हमारी अकाउंटिंग में हम ये प्रिंसिपल फॉलो कर रहे हैं, तभी तो ऐसा पॉसिबल है, ठीक है। सेकंड पॉइंट पर आ जाते हैं, पोर्शन ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर, जो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर का पोर्शन है, ये वाला कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है। एक्सपेंडिचर को हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया, रिवेन्यू एंड कैपिटल। अब कैपिटल जो एक्सपेंडिचर है, यानी बड़े वाले जो खर्चे हैं, वो क्या करते हैं, हम यूज़ कर लेते हैं, राइट। अब जितना वो एक्सपेंस कैपिटल यूज़ हो गया इस साल में, तो वो इस साल का एक्सपेंस है, और जो बच गया वो फर्दर क्या होगा, आगे ईयर में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। सो पोर्शन ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर दैट इज कंज्यूम्ड ड्यूरिंग द करंट ईयर, ठीक है, इज चार्ज टू द इनकम स्टेटमेंट, उसको हम इनकम स्टेटमेंट में लिख लेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में। एंड रिमेनिंग जो पोर्शन है वो क्या चला जाएगा, जो अनकंज्यूम्ड पोर्शन है वो हम कहाँ पर दिखा देंगे, बैलेंस शीट में ले जाएंगे उसको, और उसको एज अ एसेट्स हम दिखाएंगे, बिकॉज वो हमारी एसेट्स है, अभी तक हमने उसका बेनिफिट नहीं लिया है। इसीलिए आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट, यानी पॉइंट नंबर 3 पर। पॉइंट नंबर 3 में लिखा है, एज पर द इनकम टैक्स लॉ, टैक्स ऑफ इनकम इज कैलकुलेटेड ऑन एनुअल बेसिस फ्रॉम 1 अप्रैल टू 31 मार्च। अब हमारा जो ईयर में हर साल के अंदर जो टैक्स कैलकुलेट किया जाता है वो टैक्स हमारा ईयरली बेसिस होता है, जो कि 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है, 31 मार्च तक एंड होता है, जिसको हम फाइनेंशियल ईयर कहते हैं। तो वो भी एनुअल बेसिस पे लगता है, इसलिए हम अपने अकाउंटिंग को डिवाइड करके चलते हैं ईयर वाइज। तो वहाँ पर भी ये प्रिंसिपल हमारा काम करता है, राइट। 4th नंबर पर आ जाता है, टाइमली डिसीजन फॉर करेक्टिव मेजरमेंट। क्या लिखा है, टाइमली डिसीजन। हम क्या करते हैं, टाइमली डिसीजन ले सकते हैं फिर जब हमारा ईयर डिवाइडेड है, हर ईयर की परफॉर्मेंस चेक कर सकते हैं, हर ईयर का प्रॉफिट चेक कर सकते हैं, लॉस चेक कर सकते हैं, वीकनेस चेक कर सकते हैं, तो फिर हम टाइमली करेक्टिव डिसीजन ले सकते हैं, ठीक है। कैन बी टेकन बाय द मैनेजमेंट बाय यूजिंग दीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट को वो देखेंगे, समझेंगे, और जहाँ पर वीक पॉइंट हैं उनको क्या करेंगे, शॉर्ट आउट करेंगे। आ जाते हैं पॉइंट नंबर
5th पर। फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल, नाम से ही पता चलता है, फुल का मतलब हो गया पूरा और डिस्क्लोज का मतलब हो गया ओपन करना। क्लोज मीन्स हो गया क्लोज करना बंद, और डिस्क्लोज मतलब ओपन। ठीक है, प्रिंसिपल। तो ये एक ऐसा प्रिंसिपल है जहाँ पर ये बताया है कि हमें बिजनेस के अंदर अपने सभी चीज़ों को डिस्क्लोज करना है, ओपन करना है, ट्रांसपेरेंट करना है, क्योंकि लोगों का फेथ हमारे बिजनेस पे बना रहे और उनको हर एक चीज़ों के अंदर ट्रांसपेरेंसी दिखाई दे, हर चीज़ की नॉलेज इन्फॉर्मेशन हमारे यूजर्स को मिले। तो इसलिए हमें क्या करना है, हमारा जो अकाउंटिंग ये प्रिंसिपल है वो क्या है, फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल होना चाहिए। कोई भी चीज़ हिडन नहीं होनी चाहिए। अब इसी तरीके से इसको आप पढ़ें तो क्या लिखा है, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल अपार्ट फ्रॉम लीगल रिक्वायरमेंट को छोड़कर ऑल द सिग्निफिकेंट एंड मटेरियल इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द इकोनॉमिक अफेयर of entity should be completely disclosed in its financial statement and accompanying notes to the account। तो हम लोगों को अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर सभी इंफॉर्मेटिव इंफॉर्मेशन हम लोगों को क्या कर देनी चाहिए और विद नोट्स देना चाहिए। द फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड एक्ट एज मीन्स ऑफ कन्वेइंग, जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन हमारी है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमारी है, वो हमें क्या करनी चाहिए, कन्वे करनी चाहिए, एक इंफॉर्मेशन देनी चाहिए, एक मैसेज देना चाहिए। एंड नॉट कंसीलिंग द इंफॉर्मेशन, ना कि हमें वो कंसीलिंग करे, मतलब कंसीलिंग मतलब कि हमें कोई चीज़ छुपाए नहीं वो स्टेटमेंट हमारी। डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन विल रिजल्ट, जो इंफॉर्मेशन का डिस्क्लोजर होगा, ओपननेस जो हम इंफॉर्मेशन देंगे, विल रिजल्ट इन अ बेटर अंडरस्टैंडिंग, वो एक बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करे। ठीक है, एंड द पार्टीज मे बी एबल टू टेक साउंड डिसीजन, और जो भी पार्टीज़ हैं, पार्टीज मतलब जो भी उनसे रिलेटेड यानी उनके यूजर्स हैं, यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग, उनको साउंड डिसीजन लेने में हेल्प मिले ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड, जो भी आप लोगों ने उनको इन्फॉर्मेशन दी है। तो कोई चीज़ छिपी नहीं रहनी चाहिए, फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल यही कहता है। ठीक है, कुछ फुटनोट में यहाँ पर बताया हुआ है, क्या है, फर्स्ट नंबर बताया कि जैसे कि कुछ एग्जाम्पल लेकर के बता दिया गया कि कंटिजेंट लाइबिलिटीज़ कुछ होती हैं। कंटिजेंट लाइबिलिटीज़ इन रिस्पेक्ट टू क्लेम ऑफ अ वेरी बिग अमाउंट अगेंस्ट द बिजनेस आर पेंडिंग इन द कोर्ट ऑफ लॉ। कंटिजेंट लाइबिलिटीज़ ऐसी लाइबिलिटीज़ हैं जो हमें इन फ्यूचर पे करनी भी पड़ सकती है और नहीं भी, वो क्या है, डिपेंड करता है कोर्ट पर। ठीक है, हमारा उसमें क्या है, लाइबिलिटी के अगेंस्ट कोर्ट में केस चल रहा है, अगर वो केस हम जीत जाती, कंपनी हमारी जीत जाती है, शायद ना पे करना पड़े, अगर हम लोग वो केस हार जाते हैं तो पे करना भी पड़ सकता है। वो केस हो सकता है कि किसी एम्प्लॉय ने डाला हो कंपनी के ऊपर, किसी कस्टमर ने डाला हो, ठीक है, और वो केस हमारे पर पेंडिंग है और उसका डिसीजन पेंडिंग है, तो कोर्ट डिसीजन लेती है तो हमें वो शायद पे भी करना पड़े और नहीं भी, तो एक तरीके की कंटिजेंस लायबिलिटी कहते हैं। सेकंड नंबर में आ जाएगा चेंज इन मेथड ऑफ प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन। तो अगर हम मेथड चेंज करते हैं अपना डेप्रिसिएशन मेथड, तो उसका क्या डिफरेंस है, ठीक है, वो भी हमें दिखाना चाहिए और ये कंटिजेंट लायबिलिटी भी दिखानी चाहिए। अगर ये हम दिखा रहे हैं तो इट मीन्स हम अपनी फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल जो हमारा है, हम उस प्रिंसिपल को फॉलो कर रहे हैं। सो मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, और जो भी हमारी इन्वेस्टमेंट है उसकी मार्केट वैल्यू क्या है, तो इन चीज़ों को हमें कंसील ना करके डिस्क्लोज करना चाहिए। तो हम इस अपने फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल को क्या कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं। आ जाएंगे पॉइंट नंबर 5, मैटेरियलिटी प्रिंसिपल। ठीक है, मैटेरियलिटी प्रिंसिपल, जो मैटेरियलिटी प्रिंसिपल हमारा है, ठीक है, ये बताता है कि हमें जितनी भी चीज़ें अकाउंटिंग के अंदर ज़रूरी हैं वो हम लोगों को दिखानी चाहिए। ठीक है, यानी ये मटेरियल पर बेस्ड है। ठीक है, यानी कई चीज़ें ऐसी होती हैं कि हमें अकाउंटिंग के अंदर बहुत ज़रूरी है दिखाना, तो वो हमें दिखानी चाहिए, और कई एंट्रीज़ ऐसी होती हैं जो नहीं दिखाएंगे तो हमारा काम चल जाएगा, तो ऐसी एंट्रियों को हमें ध्यान से देखना होता है और मैटेरियलिटी प्रिंसिपल यही हमें बताता है। सो डिस्क्लोजर ऑफ ऑल मैटेरियल फैक्ट, कुछ ऐसे मैटेरियल फैक्ट होते हैं जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। यूजर्स या फिर पार्टी जो अकाउंटिंग यूजर्स हैं
उनके पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा वो इम्पॉर्टेंट है, उनके डिसीजन को वो कहीं ना कहीं इफ़ेक्ट करते हैं, ठीक है। और अगर कहीं ना कहीं इफ़ेक्ट करते हैं तो इट मीन्स उन अकाउंटिंग एंट्रीज़ की मटेरियलिटी है, यानी उनका अस्तित्व होना कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसलिए ऐसी एंट्रियों को हमें ध्यान में रखना है। तो मटेरियलिटी प्रिंसिपल यही कहता है कि जो एंट्री हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, यूजर्स के लिए इम्पॉर्टेंट है, तो वो हम लोगों को ज़रूरी लिखना चाहिए। ये इसका मेन पॉइंट है। सो डिस्क्लोजर ऑफ ऑल मटेरियल फैक्ट, हमें मटेरियल फैक्ट जितने ज़रूरी हैं वो लिखने हैं, इज़ कंपल्सरी बट इट डज नॉट इम्प्लाई दैट इवन दोज फिगर विच आर रेलिवेंट are to be included in the financial statement. According to this principle, only those item or information should be disclosed that have a material effect and are relevant to the user. हमें वो information अपनी accounting में ज़रूर दिखानी है जो हमारे users के लिए कहीं ना कहीं उनके डिसीजन को इफ़ेक्ट करती हैं और उनके लिए बहुत ही ज़्यादा रेलिवेंट हैं और इम्पॉर्टेंट हैं। सो एन आइटम हैविंग एन सिग्निफिकेंट इफेक्ट, तो एक ऐसा आइटम जिसका सिग्निफिकेंट इफेक्ट है और बीइंग इररेलीवेंट, ठीक है, इनसिग्निफिकेंट इफेक्ट है और वो इररेलीवेंट है यूज़र के लिए, नीड नॉट टू बी डिस्क्लोज। तो ऐसा हो सकता है कि हम उसको सेपरेटली ना दिखाएं, ठीक है, इट मे बी मर्ज विद अदर आइटम। अब जैसा कि आपने सुना है कि अकाउंटिंग के अंदर क्या होता है, छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन ऐसी बहुत सारी होती हैं, अब हम उनको बिल्कुल ही इग्नोर कर दें तो ऐसा भी पॉसिबल नहीं है, लेकिन उनको सेपरेटली ना दिखा करके किसी और हेड के अंदर हम उसको दिखा सकते हैं ऐड करके। उनके लिए एक स्पेशल हेड देने की या स्पेशल दिखाने की ज़रूरत नहीं होती है, कहीं ना कहीं हम उनको क्या है दूसरे आइटम के साथ मर्ज करके लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से एग्जाम्पल के लिए अगर हम कहें तो कि हमने कोई एक मशीनरी ख़रीदी है, अब मशीनरी खरीदी तो मशीनरी हमारे लिए एक मटेरियल है, ठीक है, लैंड खरीदी हमने एक मटेरियल है, यानी और कोई ऐसा भी एक्सपेंस हो सकता है जो कोई हमने मान लो मशीन सर्विस भी कराई है और सर्विस में बहुत ज़्यादा एक्सपेंस हुआ है, तो एक मटेरियल लेवल का ये एक्सपेंस है। और उस बीच में कोई हमने मान के चलते हैं टी कॉफ़ी या कुछ जो हमारा इंजीनियर है उसके लिए एक्सपेंस किया है किसी भी तरीके का, तो ज़रूरी नहीं है कि हम उसको अलग से दिखाएं, हम उसमें ऐड करके उसको दिखा सकते हैं। तो आ जाते हैं अब इसके बाद क्या लिखा है, इट इफ़ द नॉलेज अबाउट एनी इंफॉर्मेशन इज लाइकली टू इफेक्ट द यूजर, कोई इंफॉर्मेशन यूजर के लिए इफेक्ट करेगी डिसीजन को, इट टर्म एज द मटेरियल इंफॉर्मेशन। इट शुड बी नोटेड, ये बात ध्यान में रखें, दैट एन आइटम मटेरियल, ठीक है, मटेरियल ऑफ वन एंटरप्राइज मे नॉट बी मटेरियल फॉर द अनदर एंटरप्राइज। ऐसा भी हो सकता है कि कोई इन्फॉर्मेशन एक कंपनी के लिए बहुत ज़्यादा मटेरियलिटी है, उसके लिए बहुत ही ज़्यादा मतलब मायने रखती है, लेकिन हो सकता है कि वो दूसरी कंपनी के लिए ना रखती हो। सपोज दैट कि 50,000 रुपीज़ का अमाउंट है, वो 100 करोड़ एक कंपनी का टर्नओवर है, उसके लिए इतना नहीं मायने रखती है, लेकिन जिस कंपनी का टर्नओवर 10 लाख रुपए का है तो शायद उसके लिए वो मायने रखती हो। तो ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि एक के लिए मटेरियल है और दूसरे के लिए वो अमाउंट मटेरियलिटी नहीं। जैसे कि एक अमाउंट रुपीज़ 1 लाख रुपीज़ के लिए हमारे लिए इफ़ेक्ट करता है, लेकिन एक पर्सन जो बहुत ही ज़्यादा रिच है उसके लिए 1 लाख रुपीज़ की कोई वैल्यू नहीं है, तो ऐसा हो सकता है। आ जाते हैं पॉइंट नंबर 6 पर, प्रूडेंस प्रिंसिपल। जो प्रूडेंस हमारा प्रिंसिपल है उसको हम कंजर्वेटिव प्रिंसिपल भी कहते हैं, और इस प्रिंसिपल की ख़ास बात क्या है ये प्रिंसिपल, इस प्रिंसिपल में ये देखा गया है या इस प्रिंसिपल का जो रूल है वो ये है कि हम लोगों को ना अपने फ्यूचर में होने वाले सभी लॉसेस, उन सभी लॉसेस का प्रोविज़न कर लेना चाहिए। जो फ्यूचर में हमें पता है कि फ्यूचर में लॉस हो सकते हैं, उनका प्रोविज़न हमें पहले ही कर लेना चाहिए, लेकिन फ्यूचर में होने वाले प्रॉफिट का प्रोविज़न हम पहले से नहीं करके चलते हैं। अकाउंटिंग में ऐसा होता है, आप लोग अभी देखेंगे आगे। जनरल लाइफ में भी आपने ये देखा होगा, फ्यूचर में हमें पता होता है कि ये फ्यूचर में हमारे
एक्सपेंसेस हैं या फ्यूचर में ऐसा हो सकता है कोई लॉसेस हैं, तो उन लॉसेस के लिए हम पहले से ही रेडी रहते हैं या उनके लिए पहले से हम अपनी सेविंग्स या एक बजट बना करके चलते हैं। लेकिन इन फ्यूचर होने वाले कोई भी हमें प्रॉफिट हमें फ्यूचर में होने वाला है, उसके लिए हम किसी भी तरीके का कोई प्रोविज़न नहीं करते हैं, ठीक है। तो उसी के ऊपर ये बेस्ड है। और अकाउंटिंग में अभी आप देखेंगे जैसे डाउटफुल डेब्ट, हो सकता है कि फ्यूचर में हमें कुछ लोगों से पैसे ना मिलें, इस तरीके का प्रोविज़न करते हैं, ठीक है। तो देख लेते हैं अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल प्रोस्पेक्टिव प्रॉफिट शुड नॉट बी रिकॉर्डेड। फ्यूचर में होने वाले प्रॉफिट को, ठीक है, या आने वाले किसी भी तरीके के प्रॉफिट को हम क्या करते हैं, रिकॉर्ड नहीं करते हैं। बट ऑल प्रोस्पेक्टिव लॉसेस शुड बी इमीडिएटली रिकॉर्डेड, लेकिन ऐसे लॉसेस को हमें रिकॉर्ड करना होता है। द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस प्रिंसिपल इज नॉट टू ओवरस्टेट। अब ये कह रहा है इस तरीके के प्रिंसिपल का ऑब्जेक्टिव ऐसा नहीं है कि हम अपने खर्चों को दिखाएंगे ज़्यादा, ठीक है ना, अपने खर्चों को दिखाएंगे। तो इस प्रिंसिपल का ये पर्सपेक्टिव नहीं है कि हम अपने खर्चों को ओवरस्टेट कर रहे हैं। प्रॉफिट टू द एंटरप्राइज इन एनी केस एंड दिस कंसेप्ट इंश्योर दैट अ रियलिस्टिक पिक्चर profit of the enterprise in any case and this concept ensure that the realistic picture of the company is portrayed। तो हम अपनी किसी भी तरीके की इस पिक्चर को कन्वर्ट करना चाह रहे हैं ये, ठीक है, नहीं, ऐसा नहीं है। हम अपने फ्यूचर के लॉसेस को ज़रूर दिखाते हैं और अपना फ्यूचर में होने वाले प्रॉफिट को ना इग्नोर करते हैं, उनको लेकर के नहीं चलते हैं। व्हेन डिफरेंट इक्वली एक्सेप्टेबल अल्टरनेटिव मेथड आर अवेलेबल, the method having the least favorable immediate effect on profit should be adopted, ठीक है। तो हमें फ्यूचर में होने वाले किसी भी तरीके के लॉस को सबसे पहले देखना है और अपने फ्यूचर के प्रॉफिट को नहीं देखना होता है। हम ऐसा नहीं है कि अपने प्रॉफिट को कम करना चाहते हैं ऐसे, या अपने टैक्स को बचाना चाहते हैं, तो ऐसा नहीं है। लेकिन यहाँ पर, ठीक है, फर्स्ट नंबर पर आ गया वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक। अब हम वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक करते हैं, ठीक है। वैल्यूएशन स्टॉक एट कॉस्ट रिलाइजेबल वैल्यू विच एवर इज़ लेस। जब हम अपने स्टॉक की वैल्यू करते हैं, हम वहाँ पर ये देखते हैं कि हमारे कॉस्ट की रिलाइजेबल वैल्यू क्या है, ठीक है, या हमारी कॉस्ट क्या है, उसमें से जो भी लेस होता है हम उसको लेकर के चलते हैं। तो ये भी क्या है, हम यही देख रहे हैं कि हमारा फ्यूचर में लॉस जो है उसको देख रहे हैं, हम प्रॉफिट को नहीं देख रहे हैं। यहाँ पर जो भी दोनों में कम होता है उसको लेकर चलते हैं। तो ये इसी प्रिंसिपल पर बेस्ड है। उसके बाद है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट या फिर प्रोविजन फॉर डिस्काउंट। तो आप देख सकते हैं ये भी लॉस होता है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट मतलब कितने डेटर ऐसे हैं जिनसे हमें अपना अमाउंट नहीं मिल पाएगा, तो ये लॉस है। तो ये जो इस तरीके का प्रोविज़न करते हैं हम लोग अकाउंटिंग में, इसके लिए एक स्पेशल अकाउंट बनाते हैं, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट अकाउंट बनाते हैं, जो कि हमारे लिए क्या होता है, लॉसेस के लिए अकाउंट होता है पहले से ही। और डिस्काउंट जो देना ऑन डेटर्स को डिस्काउंट देना जिनसे हमें पैसा मिलने वाला है, लेकिन हम उनको फ्यूचर में शायद कुछ डिस्काउंट दे देंगे, तो उसकी वजह से जो लॉस होगा हम लोगों को, ठीक है, तो वो भी हम इसी के अंदर रखते हैं। तो वो प्रूडेंस प्रिंसिपल के अंदर ही हमारा आता है। तो ये हमारा एक प्रिंसिपल था, प्रूडेंस प्रिंसिपल। आ जाते हैं उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पर। अब ये कॉस्ट प्रिंसिपल जो हमारा है, सो कॉस्ट प्रिंसिपल एक ऐसा ये प्रिंसिपल है जिसके अंदर हमें अपनी जो भी हम एक्सपेंस करते हैं हमारा, ठीक है, कोई भी कैपिटल एक्सपेंडिचर करते हैं, कोई एसेट्स खरीदते हैं, फर्नीचर और या फिर कोई कंप्यूटर खरीद रहे हैं, लैंड खरीद रहे हैं, बिल्डिंग, तो उस पर जो एक्सपेंस होता है हमारा, तो ये कॉस्ट प्रिंसिपल हमें ये बताता है कि हमें ना उसकी कॉस्ट पर ही उसको लिखना होता है। और आपको ये तो पता ही है कि मार्केट में वैल्यू क्या हो जाती है, बार बार चेंज होती रहती हैं, उनको हम बार बार चेंज कर नहीं सकते हैं वैसे भी। तो हमारा ये कॉस्ट प्रिंसिपल यही हमें बताता है कि हमें अपनी सभी चीज़ों को कॉस्ट पर रखना है। और डेप्रिसिएशन तो हम अपने अकाउंटेंट जो हमारा है, तो जो भी सूटेबल रहेगा डेप्रिसिएशन वो तो हम लगाते ही हैं। तो आ जाते हैं कॉस्ट प्रिंसिपल पर। क्या लिखा है, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल एन एसेट्स इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट एट द ओरिजिनल कॉस्ट। हम ओरिजिनल कॉस्ट पर उसको लिखते हैं, ठीक है। कंप्राइजिंग टू द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन,
ठीक है, हम कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन को भी कंसिडर कर रहे हैं वहाँ पर। एंड ऑल द एक्सपेंडिचर इंकर्ड फॉर मेकिंग द एसेट्स रेडी टू यूज़। जब हम कोई एसेट परचेज करते हैं ना, कोई मशीन हम खरीद के लेके आए और वो मशीन की वैल्यू 50,000 है, और 50,000 के बाद अगर उस मशीनरी के अंदर हमने 10,000 रुपीज़ का ट्रांसपोर्ट खर्चा कर दिया है, ठीक है, ट्रांसपोर्ट, या फिर उसको इस्टेब्लिशमेंट में खर्चा कर दिया, ट्रांसपोर्ट एंड इस्टेब्लिशमेंट में टोटल, इस्टेब्लिशमेंट में टोटल एक्सपेंस कर दिया हमने 10,000 का, तो 60,000 अमाउंट इसका टोटल जो हुआ वो हम इसकी कॉस्ट मशीनरी की ले सकते हैं। तो हम उसको 60,000 पर चलाएंगे और एवरी ईयर उस पर जो भी परसेंटेज होगा डेप्रिसिएशन का, 10% या 5% जो भी होगा, उस डेप्रिसिएशन को हम इस मशीनरी पर चार्ज करेंगे एवरी ईयर। द कॉस्ट बिकम द बेस ऑफ ऑल द सब्सिक्वेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन। तो ये हमारा जो कॉस्ट रहेगा ना, ये एक बेसिस बन जाएगा सभी अकाउंटिंग का फॉर द एसेट सिंस द एक्विजिशन कॉस्ट रिलेट टू द पास्ट, ठीक है। और ये जो हमारी एक्विजिशन कॉस्ट हो सकती है ना, रिलेटेड टू द पास्ट, इट रेफर टू द हिस्टोरिकल कॉस्ट, ठीक है। हम इसी को भी अपनी हिस्टोरिकल कॉस्ट कहते हैं, वही चलती है। एग्जाम्पल, एक मशीन हमने खरीदी थी, तो वही चीज़ें भाई 1.5 लाख रुपए की खरीदी है, 20,000 रुपये और स्पेंड किया इसके इंस्टॉलेशन पर, तो इसकी जो कॉस्ट हो जाएगी 1,70,000 हो जाएगी। विल बी रिकॉर्डेड एज द कॉस्ट ऑफ मशीन, तो हम इसी को मशीन की कॉस्ट मानेंगे इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, ठीक है। विल बी चार्ज ऑन द कॉस्ट, तो हर बार उसकी कॉस्ट पर डेप्रिसिएशन जो भी लगेगा वो हम लगाते रहेंगे, ठीक है। अब कहता है कि इफ़ द मार्केट वैल्यू ऑफ द मशीन गोज अप टू 2 लाख, अगर मार्केट वैल्यू उसकी 2 लाख हो जाए, बढ़ जाए ठीक है, ड्यू टू इन्फ्लेशन, क्योंकि महंगाई हो गई है तो मशीन महंगी हो जाएगी, देन द इंक्रीज वैल्यू विल नॉट बी रिकॉर्डेड, लेकिन हम उसकी इंक्रीज वैल्यू को रिकॉर्ड नहीं करेंगे तब भी, ठीक है। ये प्रिंसिपल हमारा बताता है कॉस्ट में। दिस कॉस्ट इज सिस्टमैटिकली रिड्यूस्ड ईयर टू ईयर, और ये वाली कॉस्ट ईयर टू ईयर क्या हो जाएगी, रिड्यूस भी होती रहेगी बाय चार्जिंग द डेप्रिसिएशन ऑन एसेट्स, ठीक है, सोन इन द बैलेंस शीट एट द वैल्यू कॉस्ट डेप्रिसिएशन। और हम क्या करते हैं, जो भी कॉस्ट हर साल मतलब रहती है उसके ऊपर ईयर टू ईयर क्या करते रहते हैं, डेप्रिसिएशन लगाते रहते हैं। तो ये था हमारा कॉस्ट प्रिंसिपल, यही बताता है कि हम सभी चीज़ों को, जो भी हमारी एसेट्स हैं, जो भी हमारे आइटम हैं, उनके ऊपर कॉस्ट बेसिस पर हम लिख के चलते हैं। अब आ जाते हैं हमारा मैचिंग प्रिंसिपल। मैचिंग प्रिंसिपल मैच करना है, ठीक है। मैचिंग प्रिंसिपल क्या है, मैच से बना है कि दो चीज़ों को क्या करना है, आपस में मैचिंग करना है। और मैचिंग किसको करना है, यहाँ पर हमें अपने एक पर्टिकुलर ईयर के सभी इनकम्स को और सभी एक्सपेंसेस को आपस में मैच करना है एक ही पर्टिकुलर ईयर के अंदर। अब एक ईयर हमारा 2023 अभी अगर चल रहा है, तो 23 के अंदर, इसी सेम ईयर के अंदर जो भी एक्सपेंस होंगे इस ईयर के, इस ईयर से रिलेटेड, वो हमें लेने हैं, और इस ईयर से रिलेटेड जो भी इनकम हमें लेनी है वो भी हमें लेनी है। तभी हम इस ईयर का एक एक्यूरेट प्रॉफिट कैलकुलेट कर पाएंगे, राइट। अगर आज 2023 में कोई मुझसे पूछता है कि मेरी इनकम कितनी है, तो मुझे इस साल की इनकम और इसी साल के एक्सपेंसेस मुझे बताने होंगे उसको, तब मेरी एक्चुअल में इनकम कैलकुलेट होकर के आएगी, ठीक है। अगर इस कंपनी की इस साल की इनकम, जो टोटल इनकम आई है इसके पास, वो मान के चलते हैं 20 लाख आई है, ठीक है। इस साल की इनकम कितनी है, 20 लाख। और सपोज दैट 5 लाख रुपीज़ के इसने किए थे वहाँ पर एक्सपेंसेस, इसी साल की एक्सपेंस, इसी साल की इनकम और एक्सपेंसेस। तो ये जो 15 लाख रुपीज़ आया है, तो ये इसी प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग आया है, क्योंकि हमारा प्रिंसिपल हमने फॉलो किया है, मैचिंग प्रिंसिपल। लेकिन अगर हम यहाँ पर इनकम ले लेते हैं लास्ट 2-3 ईयर की, अब लास्ट 2-3 ईयर की इनकम लेंगे तो मान के चलते हैं 70 लाख, और खर्चा सिर्फ हमने इसी साल का घटाया है, तो 70 लाख में से 5 लाख घटा देंगे, 65 लाख तो हमारा प्रॉफिट है। लेकिन वो प्रॉफिट गलत है, वो इस ईयर का नहीं है, उसके अंदर तो और भी लास्ट ईयर के प्रॉफिट इंक्लूडेड हैं। तो इट मीन्स द मैचिंग प्रिंसिपल हमें बताता है कि हमें अपने सेम ईयर के एक्सपेंसेस और सेम ईयर की इनकम्स अगर हम लेंगे तो हम एक ट्रू प्रॉफिट कैलकुलेट कर सकते हैं। सो अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, ऑल दी इंकर्ड एक्सपेंसेस बाय एन एंटरप्राइज ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग पीरियड, एक अकाउंटिंग पीरियड के अंदर
आर मैच विद द रिवेन्यूज रिकॉग्नाइज ड्यूरिंग द सेम ईयर। ठीक है, सेम पीरियड के अंदर के जो हमारे एक्सपेंसेस है वही हम लोगों को लेने हैं। ठीक है, तो द मैचिंग प्रिंसिपल फैसिलिटेट, ये जो हमारा मैचिंग प्रिंसिपल है ये फैसिलिटेट करता है सर्टेन ऑफ द अमाउंट प्रॉफिट अर्न और लॉस इंकर्ड पर्टिकुलर पीरियड बाय डिडक्टिंग द रिलेटेड एक्सपेंसेस और रिवेन्यू रिकॉग्नाइज इन पीरियड। तो आप समझ ही गए होंगे, जब हम एक पर्टिकुलर ईयर के सेम उस ईयर के प्रॉफिट सेम उस ईयर के लॉस लेते हैं तो तभी उसी ईयर का हमें प्रॉफिट एक्यूरेट मिलेगा। तो हमें वही मैच करना है प्रॉफिट को लॉसेस से। और प्रॉफिट अगर हमें एडवांस में मिल गया है तो वो नहीं लेना है, एक्सपेंस हमारे कुछ आउटस्टैंडिंग हैं जैसे तो वो लेने हैं। तो ये चीज़ें हम और आगे डिस्कस करेंगे। इसी कुल मिला के हम ये बात करेंगे इस ईयर के एक्सपेंसेस लेने हैं। ठीक है, बेशक वो पे नहीं हुए हैं, इनकम इस साल की लेनी है हमें, बेशक वो हमें अभी तक रिसीव नहीं हुई हो। द फॉलोइंग ट्रीटमेंट ऑफ एक्सपेंसेस एंड रिवेन्यू आर डन ड्यू टू द मैचिंग प्रिंसिपल। ये कह रहा है कि ये इसी तरीके से कुछ हमारे ट्रीटमेंट हैं, ये हम मैचिंग प्रिंसिपल के बेस पर ही करते हैं। फर्स्ट नंबर पे एसर्टेन द प्रीपेड एक्सपेंसेस। जब हम प्रीपेड निकालते हैं ना किसी भी एक्सपेंसेस को, ये प्रीपेड है यानी हमने एडवांस में पे कर दिया है, तो वो इसी प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग हमें पता चलता है कि ये प्रीपेड है। बिकॉज प्रीपेड है तो इसका मतलब कोई खर्चा हमने एडवांस में पे कर दिया है। एडवांस में पे कर दिया तो इट मीन्स कोई एक्सपेंस मैंने मान लेते हैं 10,000 रुपीज़ का मैंने पेमेंट कर दिया एडवांस में, जबकि मुझे करना तो 24 में था लेकिन मैंने एडवांस में दे दिया इलेक्ट्रिसिटी बिल। तो क्या होगा, वो इलेक्ट्रिसिटी बिल मेरा एडवांस है, इस ईयर से रिलेटेड नहीं है, वो इस वाले से रिलेटेड है, तो मुझे इस साल में वो नहीं लेना है। तो ये मैचिंग प्रिंसिपल ही हमें बताता है। उसके बाद लिखा है एसर्टेन ऑफ इनकम रिसीव इन एडवांस। हम यहाँ पर इसी प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग हम अपनी एडवांस जो भी हमारी इनकम है वो भी हम यहाँ कैलकुलेट करते हैं। एडवांस में मिल गई है इनकम, ना तो हम एडवांस वाले खर्चे लेंगे और ना ही हम एडवांस वाली इनकम लेंगे। अगर कोई इनकम हमें एडवांस मिल गई है, एडवांस मतलब 24 की होगी, वो भी नहीं लेंगे, तो वो देख लेंगे और बाद में। तो ये इसी प्रिंसिपल से हो पाता है। ठीक है, अकाउंटिंग ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। तो क्लोजिंग स्टॉक जब हम निकालते हैं तो ईयर के लास्ट में हम बताते हैं कि ये हमारे ईयर का, इस वाले पर्टिकुलर ईयर का क्लोजिंग स्टॉक है। क्लोजिंग स्टॉक मीन्स कि वो जो क्लोजिंग स्टॉक होता है वो मतलब वो हमें इतना रिमेनिंग रह गया स्टॉक, तो वो इस साल का हमारा एक तरीके से बेनिफिट होता है। तो ये मैचिंग प्रिंसिपल से ही रिलेटेड है। सो डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन अ फिक्स एसेट, और जो भी हमारी फिक्स एसेट होती है वहाँ पर हम डेप्रिसिएशन लगाते हैं। जो हमारी इस साल की पर्टिकुलर ईयर की एसेट्स है पहले निकालते हैं, फिर उस पर डेप्रिसिएशन लगाते हैं, फिर इस साल का लॉस कैलकुलेट करते हैं एसेट्स के ऊपर। तो ये मैचिंग प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग ही हम उसी के ऊपर बेस्ड काम करते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं, हमारा एक लास्ट प्रिंसिपल है ड्यूल एस्पेक्ट प्रिंसिपल। बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल है और इजी भी है और एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा भी गया है और इम्पॉर्टेंट भी है। तो ड्यूल एस्पेक्ट जो हमारा प्रिंसिपल है, हम जो अकाउंटिंग कर रहे हैं ड्यूल साइड करते हैं, मतलब दो साइड। ड्यूल एस्पेक्ट हमारे जो अकाउंटिंग है वो ड्यूल एस्पेक्ट है, यानी डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग। हमारा जो अकाउंटिंग सिस्टम है वो डबल एंट्री है। हम अकाउंटिंग में किसी भी चीज़ों को जब लिखते हैं वो दो तरफ लिखते हैं। ठीक है, अकाउंटिंग उसको भी कहते हैं हम कि उसको सिंगल साइड पर हम लिखें अगर, तो वो भी अकाउंटिंग है। लेकिन हम लोग जो सीख रहे हैं अभी अकाउंटिंग, वो हमारा एक सिस्टमेटिक मेथड है जो कि एक डबल एंट्री सिस्टम है। तो अभी हम जो फॉलो कर रहे हैं प्रिंसिपल वो डबल एंट्री सिस्टम है, जिसमें हर एक चीज़ को दो साइड लिखा जाएगा। ठीक है, और यहीं पर पॉसिबल है कि हम बैलेंस शीट बनाते हैं और दोनों साइड वो इक्वल आती है। तो हम डबल एंट्री सिस्टम को फॉलो करते हैं, तो उसको अभी हमें सीखना है। तो सिर्फ अभी हम इसकी प्रिंसिपल के बारे में बात कर रहे हैं कि ऐसा एक रूल है हमारे पास, कि क्या रूल है कि हम इसके अंदर एंट्रीज को डबल साइड करते हैं बस। सो अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल एवरी बिजनेस ट्रांजैक्शन हैज़ टू एस्पेक्ट। एक डेबिट साइड होती है, दूसरी क्रेडिट साइड होती है, दोनों साइड ही इक्वल अमाउंट होता है। फिर क्या लिखा है, इन अदर वर्ड एवरी डेबिट इज़ अ क्रेडिट इक्वल अमाउंट। जितना डेबिट होता है उतना ही एक क्रेडिट का अमाउंट होता है। ठीक है, उसके बाद लिखा है द सिस्टम ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ द प्रिंसिपल डबल एंट्री सिस्टम। तो ये डबल एंट्री हमारा सिस्टम होता है।
अब लिखा है ड्यू टू दिस प्रिंसिपल टू साइड्स ऑफ बैलेंस शीट की दो साइडें होती हैं, एसेट साइड और लायबिलिटी साइड आर ऑलवेज इक्वल, वो दोनों साइड क्या होती है, हमेशा इक्वल होती है। एंड द फॉलोइंग अकाउंटिंग इक्वेशन विल बी ऑलवेज होल्ड गुड एट एनी पॉइंट ऑफ एनी टाइम। ठीक है, तो इतना काफ़ी है ये। अब एक अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होती है वो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि हमारे पास एक इक्वेशन होती है जिसमें क्या बताया गया होता है, एक इक्वेशन बनती है कि एसेट्स बिजनेस की हमेशा इक्वल होती है कैपिटल प्लस लायबिलिटीज़ के, राइट, कैपिटल प्लस लायबिलिटीज़ के बराबर होती है, राइट। तो ये हमारे एक बिजनेस की अकाउंटिंग इक्वेशन कहते हैं, इक्वेशन बिकॉज दोनों साइडें इक्वल है। अब एक छोटा सा एक एग्जांपल देख लेते हैं, ये हमेशा इक्वल रहता है। जब एक ओनर ने बिजनेस के अंदर 1 लाख रुपीज़ का अमाउंट इन्वेस्ट किया तो हम क्या करते हैं, 1 लाख रुपए की बिजनेस के अंदर एसेट बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि मालिक ने 1 लाख रुपए का अमाउंट लगाया है। उस टाइम पर लायबिलिटी कुछ नहीं होती है, जीरो होता है। इसी तरीके से अब अगर हम कहते हैं कि हमने 5,000 रुपये का स्टॉक खरीद लिया, माल खरीद लिया 5,000 रुपये का नगद। जब हमने नगद माल खरीदा होगा 5,000 रुपये का, ठीक है, तो 5,000 रुपये का जब हम नगद माल खरीदते हैं तो एक्चुअल में होता क्या है, 5,000 रुपये हमने स्टॉक हमारे पास आ जाता है, ठीक है, माल आ जाता है गुड्स, और गुड्स आने के बाद 5,000 रुपये हमने अगर क्या कर दिया है, उधार खरीदा है, ठीक है, कैश नहीं खरीदा, हमने कैश नहीं खरीदा, उधार खरीदा, तो हम उस टाइम पर क्या करते हैं, हमारी 5,000 की लायबिलिटी इंक्रीज़ हो जाती है और ये हमारे पास स्टॉक आ गया, जबकि पहले नहीं था, अभी हमारे पास स्टॉक आ गया। तब हम इसको लास्ट में ऐड करते हैं ना, तो इस चीज़ को बाद में एक चैप्टर पूरा है उसमें हम अपने आप इसको देखेंगे। तो हमारा क्या कहेंगे, यहाँ पर आ गया है कि टोटल दोनों साइड आप देखेंगे तो अभी भी हमारी इक्वल है। इसका मतलब हुआ कि बिजनेस के अंदर 1 लाख रुपीज़ का अमाउंट है जो मालिक ने इन्वेस्ट किया, 5,000 रुपये अभी हमें वापसी करने हैं किसी के, क्योंकि हमने माल उधार खरीदा। हमारे पास एसेट हमारी 1 लाख की है, जबकि 5,000 और एसेट्स है स्टॉक, लेकिन एक्चुअल में उसकी पेमेंट करनी है। आप देखेंगे तो दोनों साइड इक्वल है, तो इसको हम अकाउंटिंग इक्वेशन कहते हैं, जो कि हमारे ड्यूल एस्पेक्ट प्रिंसिपल पर ये वर्क कर रही है। ठीक है, तो इसी तरीके से हमारे टोटल 9 प्रिंसिपल थे जो हम लोगों ने अभी यहाँ पर कंप्लीट कर लिए। अब नेक्स्ट वीडियो में थोड़ा थ्योरेटिकल पार्ट और हम देखेंगे और इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।